हाय गाइस, टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारी कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग SVG टैग की बात करेंगे, साइट टैग की बात करेंगे, ब्लॉक कोड कैसे लिखा जाएगा, मेटा टैग्स, आउटपुट टैग और जो HTML5 में डेप्रिकेटेड टैग्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टेकमेक HTML कोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ और फिर से हम जो ये वीडियो देखने वाले हैं वो VS कोड के ज़रिए देखने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि VS कोड आईडी क्या होती है तो VS कोड आईडी हमारे कोड को लिखने को आसान बनाती है। और अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं गूगल पर VS कोड इंस्टॉल, और जैसे ही मैंने फर्स्ट सर्च पर क्लिक किया है ये देखिए यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने से ही पहले यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं VS कोड में। यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, फिर ओपन विद कोड किया। ओपन विद कोड करने के बाद में मैं यहाँ पर एक day14.html वाली फ़ाइल बना लूँगा और उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें SVG टैग को। ओके, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने इसको एंटर किया है। सबसे पहले हम लोग SVG टैग की बात करने वाले हैं। अब SVG टैग होता क्या है? SVG टैग से हम यहाँ पर कोई भी सर्कल बना सकते हैं, कोई रेक्टेंगल बनाना चाहें या कोई भी शेप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सर्कल कैसे बना सकते हैं और रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया SVG और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मुझे अगर यहाँ पर सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए मैं सर्कल लिख दूँगा। सर्कल SVG कंटेनर है, उसका हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर डाल दी है विड्थ एट्रीब्यूट, और विड्थ में मैं डाल दूँगा कि 100 पिक्सल के लिए उसकी विड्थ होनी चाहिए, और हाइट के लिए मैंने डाल दिया है 100 पिक्सल की उसकी हाइट होनी चाहिए। फिर यहाँ पर सबसे पहले सर्कल का सेंटर बताने वाले हैं तो हम बता देंगे कि उसका जो एक्स एक्सिस है, तो सर्कल का जो एक्स एक्सिस है वो 50 पिक्सल दूर है, और जो इसका वाई एक्सिस है वो भी इसका 40 पिक्सल दूर है। 50 कर दूंगा मैं यहाँ पर। और उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? R एट्रीब्यूट 30 की रेडियस डाल दी है। कंट्रोल से सेव किया, और सेव करने के बाद में मैंने यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन कर लिया है। और लाइव सर्वर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये देखो यहाँ पर ये सर्कल आ चुका है। यहाँ पर ये सर्कल ब्लैक कलर में आया है। हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ पर जाऊँगा और बता दूँगा कि फिल करना है इसको ग्रीन से। मैंने इस कंट्रोल से सेव किया तो ये ग्रीन फिल हो चुका है। अब इस पर अगर बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक इसके लिए एट्रीब्यूट होता है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा इसके लिए स्ट्रोक एट्रीब्यूट, स्ट्रोक इक्वल्स टू द ब्लैक, तो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसकी विड्थ हम डाल देंगे। स्ट्रोक की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो भी हम बताने वाले हैं 2 पिक्सल के लिए। कंट्रोल से सेव किया तो स्ट्रोक विड्थ यहाँ पर देखो 2 पिक्सल में इस पर बॉर्डर आ गया है। जैसे हमने यहाँ पर सर्कल बनाया है ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको रेक्टेंगल बना लेंगे। मैंने इसको कंट्रोल C किया, यहाँ पर कंट्रोल V किया। अब सर्कल की जगह हम लोग रेक्टेंगल करने वाले हैं। RECT मैंने टाइप कर दिया। ओके, यहाँ पर हम बता देंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, मान लिया कि 20 पिक्सल। फिर यहाँ पर बता दिया मैंने 20 पिक्सल, और फिर यहाँ पर विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट के लिए मैंने बता दिया है विड्थ पहले बता देंगे। विड्थ होनी चाहिए इसकी विड्थ, और विड्थ के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पर 130 डाल दिया है। और यहाँ पर हाइट के लिए मैंने डाल दिया है हाइट 100 पिक्सल की। और फिल कलर ग्रीन होना चाहिए, स्ट्रोक ब्लैक होना चाहिए, और स्ट्रोक विड्थ 2 होनी चाहिए। कंट्रोल से मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन चुका है। ओके, तो मैंने इसकी विड्थ लग रहा है ज़्यादा कर दी है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 50
और यहाँ पर भी इसकी हाइट भी हम लोग 50 कर देने वाले हैं। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, तो अभी के लिए ठीक आ चुका है, क्योंकि वो SVG से बाहर जा रहा था। जो कंटेनर हमने लिया था जिसकी हाइट और विड्थ 100 दे रखी थी, उसी वजह से ये बाहर जा रहा था। तो अभी के लिए ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि साइड टैग का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे बुक वगैरह होती हैं, जब लिखी जाती हैं, तब वहाँ पर बुक के टाइटल को हम लोग कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, और ब्राउज़र की हेल्प करने के लिए, ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये एक टाइटल लिखा गया है, तो वहाँ पर हम लोग साइड टैग का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया है दिस इज़ द बुक ऑफ, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे साइड टैग, और साइट को मैंने कर दिया है क्लोज द एल्केमिस्ट। वैसे ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको पढ़ा है। अगर आपने पढ़ी है यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है साइड टैग में इसका नाम इज़ नाइस। तो मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, और सेव करने के बाद में यहाँ पर देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक तरीके का टाइटल आ चुका है। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ ये इटैलिक हुआ है, लेकिन ब्राउज़र को पता चल चुका है साइड टैग की मदद से कि ये एक बुक का टाइटल है। जिस तरीके से एक साइट टाइटल को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, और वो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है ब्लॉक कोड के अंदर। अब ये ब्लॉक कोड क्या है, तो ब्लॉक कोड को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ब्लॉक कोड। जब भी कोई हम वेब ब्राउज़र से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, कोई भी, मैंने जैसे इसको खोला यहाँ पर विकीपीडिया, या मान लिया कि यही है ट्रेड ऑनलाइन, हम यहाँ से ट्रेड ऑनलाइन से अपग्रेड द वे, ये इसको यहाँ पर लाए हैं। तो हम इसकी साइट को कॉपी करके यहाँ पर बता सकते हैं कि ये किस साइट से लिया गया है। तो उस साइट के लिंक डालने के लिए तो यहाँ पर साइट एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। लिंक डालने के बाद अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम डालने वाले हैं अपग्रेड द वे, तो ये हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि अपग्रेड द वे ये इस URL से लिया गया है, इस वेब पेज से लिया गया है। तो ये ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट से अगर हम कोई टेक्स्ट लेके आ रहे हैं और हम बताना चाहते हैं उस वेबसाइट के बारे में कि ये कहाँ से टेक्स्ट लिया गया है, तब वहाँ पर ब्लॉक कोड का यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हम लोग मेटा टैग्स के बारे में जानेंगे। और मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा डेटा इज़ डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमको देना है कि यहाँ पर इसका ऑथर कौन है, यहाँ पर टाइटल क्या है, अगर कोई इस वेबसाइट को सर्च कर सकता है तो कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डाल सकते हैं। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जिस भी वेबसाइट का मेटा डेटा, यानी उस वेबसाइट के बारे में जितना अच्छे से मेटा डेटा डिफ़ाइन होता है, गूगल उसी तरीके से उस वेबसाइट को रैंक करता है। तो यहाँ पर जो अभी मेटा डेटा बेस इसके कैरेक्टर सेट को बता रहा है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट्स और जितने ये सिंबल्स वगैरह, वो सब UTF-8 में मिल जाएंगे। नेम इक्वल्स टू द व्यू पोर्ट, यानी व्यू पोर्ट यहाँ पर नेम है, और ये व्यू पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इसका विड्थ इक्वल्स टू द डिवाइस विड्थ, यानी ये चाहे फ़ोन में देखा जाएगा और चाहे बड़ी स्क्रीन में देखा जाएगा। इसकी इनिशियल स्केल यानी जो जूम लेवल है वो 1.0 सेट कर दिया गया है, और इसकी विड्थ जो है वो डिवाइस के बराबर सेट कर दी गई है। तो ऐसे ही हम लोग और भी मेटा टैग्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मेटा टैग्स के बारे में बात करें तो मेटा में मैंने यहाँ पर डाल दिया है मेटा नेम इक्वल्स टू द ऑथर, और ऑथर के अंदर फिर हम बता सकते हैं कंटेंट में कि ये ऑथर का नाम क्या है। तो ऑथर के नाम में मैंने डाल दिया है नीरज कठेरिया, ऐसे करके मैंने नाम डाल दिया है। ओके, अब अगर कुछ और बताना चाहते हैं जैसे कि कीवर्ड, तो कीवर्ड यानी इस वेबसाइट को किस कीवर्ड से सर्च किया जाए, तो ये इंटरनेट में मिलनी चाहिए। तो कीवर्ड के लिए हम डाल सकते हैं कि कोई अगर HTML सीखना चाहता है या CSS सीखना चाहता है या जावास्क्रिप्ट, मैंने भी रैंडम डाल दिए हैं।
तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है बस। तो मैंने जावास्क्रिप्ट डाल दिया कि जैसे ही इन वर्ड्स को सर्च किया जाएगा तो ये वेबसाइट मुझे वहाँ पर दिखाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डाल सकते हैं कि ये वेबसाइट हर 5 सेकंड में रिफ़्रेश होती रहे, तो इसके लिए भी होता है मेटा एट्रीब्यूट। तो मैंने इसको कर लिया है कॉपी पेस्ट यहाँ पर, HTTP इक्विवेलेंट इक्वल्स टू द रिफ्रेश और रिफ्रेश के लिए कंटेंट में डाल देंगे यहाँ पर 5 सेकंड में ये वेबसाइट रिफ्रेश होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और कंट्रोलर से सेव कर दिया है। तो ये हर 5 सेकंड में अब रिफ्रेश होने वाली है वेबसाइट। कंट्रोलर से मैंने सेव कर दिया है और ये वेबसाइट देखना 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो रही, ये देखना, ये देखिए यहाँ पर हर 5 सेकंड के बाद ये वेबसाइट खुद ब खुद रिफ्रेश हो रही है। ओके, ये देखिए यहाँ पर फिर से रिफ्रेश हुई है। तो मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया है। इसके बाद अब हम लोग आउटपुट टैग को देखने वाले हैं। तो आउटपुट टैग जब भी हमें वेब पेज पर डायनेमिक तरीके से आउटपुट दिखाना होता है, डायनेमिक तरीके से वेब पेज का कंटेंट चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट, तो वहाँ पर हम लोग आउटपुट टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिख रखा है, मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं उसको समझा दूंगा क्योंकि हम लोगों ने लेबल भी सीखा है, इनपुट देना भी सीखा है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक लेबल लिखा है, एंटर अ नंबर, और फिर मैंने एक इनपुट लिया है और इनपुट में मैंने टाइप इक्वल टू द नंबर दिया है और आईडी इसको num1 दे दी है, जो कि फॉर में यहाँ पर है लेबल। तो फॉर में फॉर एट्रीब्यूट में हम जो भी डालने वाले हैं वही आईडी यहाँ पर बना देंगे। ओके, और ऑन इनपुट में जैसे ही कोई इनपुट देता है तो कैलकुलेट फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो जैसा मैंने यहाँ पर नंबर 1 के लिए किया है वैसे ही नंबर 2 के लिए मैंने किया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने दिखा दिया है एक सम, और सम के अंदर मैंने आउटपुट टैग का यूज़ कर लिया है और आउटपुट यहाँ पर अब दिखाई देने वाला है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है कैलकुलेट नाम का, और फंक्शन बना देने के बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और num1 यानी num1 ये आईडी का एलिमेंट यानी इनपुट टैग ये यहाँ पर आ जाएगा। डॉट वैल्यू इसके अंदर जो भी मैंने वैल्यू राइट कर रखी है वो num1 के अंदर आ जाएगी। ओके, अब num1 के अंदर वैल्यू जिस तरीके से आएगी उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना रखा है num2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। num2 ये आईडी से उसको सेलेक्ट कर लेगा, उसके अंदर की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर num1 और num2 दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। फिर वो मैंने रिज़ल्ट यहाँ पर स्टोर करवा दिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिज़ल्ट में और डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और उसमें मैंने इसको पुश कर दिया है। कंट्रोलर से सेव किया मैंने, और यहाँ पर हम लोग पेज पे देखते हैं कि डायनेमिक तरीके से इनपुट चेंज हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा 56 और दूसरा नंबर यहाँ पर लिखने वाले हैं 45। तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इनपुट को चेंज किया वो रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट में डेप्रिकेटेड टैग कौन से होते हैं HTML में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अगर हम वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हैं डेप्रिकेटेड टैग्स लिस्ट इन HTML5, तो यहाँ पर जितने भी टैग्स को डेप्रिकेटेड कर दिया गया है HTML5 में जो कि पुराने यूज़ किए जाते थे वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और वो रिकमेंड भी नहीं है कि आप उनका यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर लिस्ट खोल के दिखाई देता हूँ कि कितने सारे टैग्स को डेप्रिकेटेड कर दिया गया है। जैसे कि बेस फॉन्ट को हटा दिया गया है, फॉन्ट को भी, सेंटर को, स्ट्राइक को, बिग को और एप्लेट, और ऐसे कई सारे टैग्स हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं। ओके, आज हम लोगों ने कई सारे नए और एट्रीब्यूट्स को देखा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।